हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, जिसको हमने नाम दिया है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वैसे तो चैप्टर दी एंड हो चुका है अपना, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी अच्छे प्रश्न बनते हैं मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, सोल्व करवा देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि ग्रेप शुगर किसे कहते हैं, हनी शुगर किसे कहते हैं, ब्रेन शुगर किसे कहते हैं, गन्ना जिसे शुद्ध हिंदी में इक्शु कहते हैं, गन्ना शर्करा या इक्शु शर्करा, केन शुगर किसे कहते हैं, फल शर्करा फ्रूट शुगर किसे कहते हैं, दुग्ध शर्करा यानी मिल्क शुगर किसे कहते हैं, रक्त शर्करा ब्लड शुगर किसे कहते हैं। इस प्रश्न को समझाने के पीछे उद्देश्य यह है कि जब भी ये प्रश्न आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। जैसे कि अंगूर शर्करा यानी अंगूर में पाई जाने वाली शर्करा कौन कौन सी होती है, तो अंगूर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों प्रकार की शुगर पाई जाती है। और खास बात क्या है, ये दोनों आपस में मिलकर सुक्रोज में कन्वर्ट नहीं होती, यानी दोनों किस में पाई जाती है, फ्री फॉर्म में। अब प्रकृति में ग्लूकोज फ्री फॉर्म में सर्वाधिक मात्रा में किस में पाई जाती है, अंगूर में। इसीलिए ग्लूकोज को ग्रेप शुगर नाम दिया गया है, लेकिन फ्रक्टोज को ग्रेप शुगर नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि अंगूर का मीठापन तो फ्रक्टोज के कारण होता है। इसके पीछे रीजन यह है कि फ्रक्टोज की सर्वाधिक मात्रा, जैसा कि हमने लिखा था कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड टॉपिक के नीचे नोट करके, प्रकृति में फ्रक्टोज की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, शहद में। इसलिए फ्रक्टोज को पर्टिकुलर हनी शुगर के नाम से जाना जाता है। ये जहां जहां पे मैंने ब्लू टिक लगाए हैं ये फाइनल आंसर है, लेकिन ये सारी शर्कराएं जैसे ये दोनों ये तीनों किसमें पाई जाती है, जिसके सामने ये लिखी हुई है। अंगूर में दोनों प्रकार की शुगर प्रेजेंट होती है, लेकिन ग्रेप शुगर के नाम से सिर्फ किसको जाना जाता है, ग्लूकोज। फ्रक्टोज को क्यों नहीं, क्योंकि फ्रक्टोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाई जाती है, हनी में, शहद में। इसलिए फ्रक्टोज को पर्टिकुलर क्या नाम देता है, हनी शुगर। लेकिन अगर अंगूर में कौन कौन सी शर्कराएं पाई जाती, प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमें दोनों टिक करनी है। शहद में कौन कौन सी शर्कराएं पाई जाती है, तो हमें तीनों टिक करनी है। अब शहद की खास बात क्या है, यह भी देख लो। शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और ये दोनों आपस में मिलकर सुक्रोज का निर्माण भी करते हैं, जबकि अंगूर में ऐसा नहीं था। आगे चलते हैं अपन, मस्तिष्क शर्करा। मस्तिष्क के लिए जो रेस्पॉन्सिबल शुगर होती है वो कौन है, लैक्टोज यानी दूध, मां का दूध जो बच्चा पीता है बचपन में, मां का दूध पीता है। लेकिन ब्रेन के विकास के लिए इन दोनों में से भी सर्वाधिक रेस्पॉन्सिबल कौन है, गैलेक्टोज। हालांकि ग्लूकोज ब्रेन को कार्य करने के लिए एनर्जी प्रदान करता है, लेकिन ब्रेन शुगर के नाम से किसे जाना जाता है, गैलेक्टोज, क्योंकि ब्रेन का सबसे ज्यादा विकास कौन करती है, गैलेक्टोज शुगर। नेक्स्ट हम देखते हैं केन शुगर के नाम से किसे जाना जाता है। अब गन्ने की बात करें तो गन्ने में ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्लस का मतलब है दोनों आपस में मिलकर किस में कन्वर्ट हो गए, सुक्रोज में। इसलिए गन्ने में अगर शर्करा पूछी जाए केन शुगर किसे कहते हैं, तो फाइनल आंसर हमें देना है सुक्रोज। फल शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है, अब फलों में, अधिकांश फलों में फ्रक्टोज भी होती है, ग्लूकोज भी होती है और सुक्रोज भी होती है। और सबसे ज्यादा जो फल होते हैं उनमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंफर्म पाया जाता है। लेकिन फल शर्करा के नाम से फिर भी हम किसको नाम दे रहे हैं, फ्रुक्टोज, यानी फ्रुक्टोज को फल फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है। तो ग्लूकोज और सुक्रोज को क्यों नहीं, तो हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज फ्री फॉर्म में सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, अंगूर में। इसलिए ग्लूकोज को क्या नाम दे दिया, ग्रेप शुगर। सुक्रोज सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाई जाती है, गन्ने में। इसलिए सुक्रोज को क्या नाम दे दिया, गन्ना शर्करा या केन शुगर। बचा कौन, केवल फ्रुक्टोज, तो इसे नाम दिया फ्रूट शुगर। ये एनिमल प्रोडक्ट है, इसलिए फ्रुक्टोज को यहां पर एनिमल प्रोडक्ट के बेस पे हनी शुगर कहा जाता है। और ये नेचुरल यानी प्लांट प्रोडक्ट है, इसलिए फ्रुक्टोज को प्लांट प्रोडक्ट के बेस पे तो फ्रूट शुगर कहते हैं, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट के बेस पे इसे हनी शुगर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, दूध या डेयरी शुगर किसे कहा जाता है। तो दूध में लैक्टोज नामक शुगर पाई जाती है, जो दो भागों से मिलकर बनी होती है, दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनी होती है, जिनका नाम है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब मिल्क की बात करें तो मिल्क में ग्लूकोज और गैलेक्टोज अलग अलग फॉर्म में न होकर डाइसेक्राइड फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसका नाम है लैक्टोज। तो मिल्क शुगर या डेयरी शुगर के नाम से अगर प्रश्न पूछे तो राइट आंसर अपने को टिक करना है लैक्टोज।
अब हमारे पास एक और लिख देता हूं मैं यहां पर, सुक्रोज के लिए, सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। टेबल शुगर। प्रत्येक एग्जाम्पल के सामने मैंने जो लिखे हुए ये इनमें पाई जाने वाली शर्करा है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए अंगूर में कौन सी शर्करा होती है तो दोनों टिक करेंगे, लेकिन अंगूर शर्करा किसे कहते हैं तो केवल ग्लूकोज टिक करेंगे। शहद में कौन कौन सी शर्करा होती है तो तीनों टिक करेंगे, लेकिन शहद शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है तो फ्रक्टोज टिक करेंगे। ऐसे ही सभी के लिए। और फाइनल हमारे पास बचा हुआ है लास्ट, ब्लड शुगर किसे कहते हैं। ब्लड शुगर का एक ही एग्जाम्पल है, ग्लूकोज। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। निम्न भोज्य पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, और हमें भोज्य पदार्थों के एग्जाम्पल दिए जाएंगे। ऊर्जा की मात्रा अपने को कैलोरी में बतानी है। इसमें मैंने 13 एग्जाम्पल दिए यहां पर, जैसे 1 कप चाय, दूध, नारियल पानी, माँ का दूध, कॉफी, गाय का दूध, भैंस का दूध, 1 रोटी से कितनी, अंगूर, तरबूज, केला, अंडा, etc। ये सब फूड है जिनको हम प्रतिदिन यूज में लेते हैं, तो इनकी सामान्य जानकारी अपने को होनी चाहिए। 1 कप चाय। अब चाय 2 तरह के व्यक्ति पीते हैं, एक तो वो जो शुगर के साथ पीते हैं और एक जो विदाउट शुगर पीते हैं। तो 1 कप चाय दूध और शक्कर युक्त अपने को लगभग 60 कैलोरी एनर्जी देती है, जबकि 1 कप चाय जिसमें दूध भी ना हो और शक्कर भी ना हो वो अपने को 23 कैलोरी एनर्जी देती है। 1 कप कॉफी लगभग 70 कैलोरी एनर्जी देती है। 1 कप माँ का दूध 110 कैलोरी एनर्जी देता है। यहां पर देखो 1 कप से क्या मतलब होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। 1 कप इक्वल टू लगभग 240 ml। 1 कप नारियल पानी अपने को 48 कैलोरी एनर्जी देता है। 1 कप का मतलब एक बार फिर देख लो, 240 ml। 1 गिलास गाय का दूध जो लगभग इसका डबल 2.5 गुना कर सकते हो आप, लगभग 600 से 700 ml के करीबन हो जाएगा। 500 के करीबन लेकर चलो, 400-500 के करीबन 1 गिलास दूध, जो काफी बड़ा आता है। 1 गिलास गाय का दूध लगभग 167.8 कैलोरी एनर्जी देता है। 1 गिलास भैंस का दूध 285.5 कैलोरी एनर्जी देता है। 1 रोटी जो 30 ग्राम की हो और गेहूं की बनी हो वो अपने को 73 कैलोरी एनर्जी देती है। अंगूर की बात करें तो थोड़ी देर पहले अपन पढ़ रहे थे कि मानव शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का काम ग्लूकोज करती है, जो फ्री फॉर्म में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है अंगूर में, इसलिए ग्रेप शुगर के नाम से जानी जाती है। तो 100 ग्राम अंगूर में अगर एनर्जी प्राप्त की जाए तो अपने को मिलेगी 65 कैलोरी। 100 ग्राम तरबूज से एनर्जी प्राप्त की जाए तो वो मिलेगी ओनली 30 कैलोरी। तरबूज से अपने को सर्वाधिक मात्रा में क्या प्राप्त होता है, जल। और सर्वाधिक गर्म फलों में शामिल किया जाता है तरबूज को। जल की मात्रा भी सर्वाधिक है लेकिन गर्म तासीर भी वो रखता है। 100 ml माँ का दूध। अब यहां पर अपन देख लेते हैं, अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 1 कप माँ का दूध कितनी एनर्जी दे रहा है अपने को, 110 कैलोरी, और 1 कप का मतलब अपन ने निकाला था 240 ml। तो 240 ml में अगर 110 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है तो 1 ml से कितनी निकल जाएगी, 240 ml। और यहां पर अपने को दी गई है 100 ml में कितनी होती है, 100 मिलीलीटर में निकालनी है, तो इसको मल्टीपल 100 कर देंगे अपन। आंसर करीब करीब 4, 40, 42, 45 के आसपास आ रही है। ये अप्रोक्सीमेट मान है सारे, लगभग लगा सकते हो आप आगे। तो 100 ml माँ का दूध लगभग 52 कैलोरी एनर्जी देता है। एक केले की बात करें, केला प्रतिदिन यूज में लेना चाहिए अपने को, क्योंकि काफी एनर्जेटिक फूड है ये। एक केले से अपने को 90 से 135 कैलोरी एनर्जी तक प्राप्त हो जाती है। अब 90 से 135 का मतलब है जो इसकी साइज पर डिपेंड करता है। अगर स्मॉल साइज का है तो 90 के आसपास देगा, मीडियम साइज का है तो 110 120 के आसपास देगा, और फुल साइज का है तो फिर ये
135 कैलोरी तक एनर्जी दे सकता है। फाइनल एक अंडे की बात करें तो एक अंडे से हमें फाइनली 60 to 78 कैलोरी एनर्जी प्राप्त हो जाती है। अब इसके भी दो भाग हैं, एक तो सफेद भाग और एक पीला या पीतक या योग भाग। सफेद भाग से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है 20 कैलोरी, और पीले या पीतक या योग भाग से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है 60 कैलोरी। इसको नोट कर लो आप। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है डेक्सट्रोज किस शर्करा को कहा जाता है? डेक्सट्रोज शुगर किसे कहते हैं? तो यहां पे आंसर जाता है, ये अदर नेम है किसका? ग्लूकोज का। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, जो मुर्गी के अंडे से रिलेटेड है। मुर्गी का अंडा प्रोटीन के नाम से फेमस है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? अब देखो यहां पे दो भाग होते हैं प्रोटीन्स के भी, जो अपन ने डायग्राम बना के भी लिखा था कि अंडे के अंदर एक पीला भाग होता है जिसे यolk कहते हैं, और बाहरी आवरण सारा क्या कहलाता है? सफेदी भाग। सफेदी भाग। और ये कौन सा भाग था? पीला अथवा पीतक अथवा यolk भाग। हमने पढ़ा था कि सफेदी भाग में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या था? एल्ब्यूमिन। और हमने पढ़ा था कि पीले भाग में जो प्रोटीन प्रेजेंट था उसका नाम क्या था? विटेलाइन। लेकिन अब यहां पे प्रश्न ये बनता है कि प्रोटीन की ज्यादा मात्रा कहां पर पाई जाती है, सफेदी भाग में या पीले भाग में? तो सफेदी भाग में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, 3.6 ग्राम प्रोटीन। और जो पीला भाग होता है उसमें 2.4 ग्राम प्रोटीन। अब प्रश्न ये पूछा है कि मुर्गी के अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो हमने तीन तरह के आंसर देख लिए यहां पर कि अगर सफेदी भाग में पूछता है तो हम लिखेंगे ओनली 3.6 ग्राम एक अंडे में, और अगर पीला भाग पूछता है, पीतक या यolk भाग पूछता है, तो हम लिखेंगे ओनली 2.4 ग्राम। लेकिन अगर कंबाइंड पूरे एक अंडे के लिए पूछ लेता है तो फाइनल आंसर जाता है हमारा, ये लिख दिया हमने आंसर, 3.6 प्लस 2.4 ग्राम इक्वल टू 6 ग्राम। नोट करो इससे। इसके बाद चलते अपन अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है। मुर्गी के अंडे में उपस्थित ऊर्जा देने वाले, चलो इसको भी मैं चेंज करता हूं क्वेश्चन को। चलो ये लिखते हैं पहले, मुर्गी के अंडे में उपस्थित ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों को उनकी
मात्रा के आधार पर घटते क्रम में लिखिए। मैं जो प्रश्न लिखने वाला था वो अंडे के योग भाग के लिए लिखने वाला था, लेकिन अपन उससे सेकंड नंबर पे ले लेंगे, इसके बाद ले लेंगे। फिलहाल ये कंप्लीट एग की बात कर रहा है, जो मुर्गी का अंडा है पूरा एक अंडा, उसमें ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। अब हमें अच्छे से पता है कि ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ 3 है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो उन तीनों को उनकी मात्रा के आधार पर, यानी उनकी मात्रा कितनी कितनी है उसके आधार पर घटते क्रम में लिखना है। तो कंप्लीट अंडे में अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, उससे कम मात्रा में पाया जाता है वसा, और सबसे कम मात्रा में पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन मुर्गी के अंडे का जब प्रयोग किया जाता है ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए, तो उसके योग भाग का ज्यादा उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में खाए जाने वाला भाग वही है, इसलिए इसी क्वेश्चन को अपन मॉडिफाई कर लेते हैं कि जो मुर्गी होती है, मुर्गी के अंडे की सफेदी भाग को ही अपन क्या कहते हैं, पीतक भाग या फिर योग भाग। इसको एक और नाम दे रहे हैं जर्दी भाग। वैसा का वैसा क्वेश्चन ले लेंगे अपन। में उपस्थित ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों, आगे का भी क्वेश्चन पढ़ लो आप। भोज्य पदार्थों को उनकी मात्रा कौन सी लेनी है, अपने को घटता क्रम में लिखेंगे अपन यहां पर। उनकी मात्रा के आधार पर कौन से क्रम में लिखेंगे, वापस से घटते क्रम में लिखिए। एक बार फिर मैं समझा देता हूं थोड़ा सा कि ऊपर वाले प्रश्न में और नीचे वाले प्रश्न में क्या अंतर है। ऊपर वाला प्रश्न ये कह रहा है कि मुर्गी का जो कंप्लीट एग है उसमें उपस्थित ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। अब ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कितने हैं, 3, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को उनकी मात्रा के आधार पर अपने को किस क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में अपन ने लिखा तो सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, प्रोटीन, उससे कम कौन, वसा, और उससे कम कौन, कार्बोहाइड्रेट। अब अगर कंप्लीट एग न देकर वो पर्टिकुलर सफेदी भाग, सॉरी अपने यहां सफेदी लिख दिया, सफेदी भाग नहीं लिखेंगे। सफेदी भाग में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ये बात ध्यान रखना। किसकी तुलना में, पीतक योग या जर्दी वाले भाग की तुलना में, क्योंकि पीतक वाले भाग में ओनली 2.4 ग्राम प्रोटीन था, जबकि सफेदी वाले भाग में 3.6 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट था। इसलिए कंप्लीट एग की बात करें तो उसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है, फिर उससे कम वसा और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर वो सिर्फ पर्टिकुलर एक भाग की बात करें कि मुर्गी के अंडे की पीतक, योक या जर्दी वाले भाग में उपस्थित ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों को उनकी मात्रा के आधार पर घटते क्रम में लिखिए। तो अपने को पर्टिकुलर यहां पे क्या ध्यान देना है, ये जर्दी वाला भाग, और केवल इसी भाग की बात करेंगे तो इस भाग में जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन प्रेजेंट है उनको उनकी मात्रा के आधार पर घटते क्रम में लिखना है। तो यहां पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, ये इसका आंसर था। यहां का आंसर भी देख लो। अब सबसे ज्यादा मात्रा में कौन हो जाएगी, वसा, उसके बाद कौन हो जाएगी, प्रोटीन, और उसके बाद कौन हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि मुर्गी के अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली वसा कौन सी होती है। जैसा कि हमने प्रोटीन में पढ़ा कि प्रोटीन
सफेदी भाग में था एल्ब्यूमिन और यहां पर था विटेलाइन। दोनों में से सर्वाधिक मात्रा में अगर पूछा जाए तो क्या टिक करोगे? 3.6 ग्राम यानी एल्ब्यूमिन। इससे कम मात्रा में कौन होता है? विटेलाइन, जो कितनी मात्रा में था? 2.4 ग्राम। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं वसा की। मुर्गी के अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली वसा का नाम लिखिए या बताइए। अब ये क्वेश्चन डिपेंड करता है उसके ऑप्शन पे कि वो ऑप्शन में क्या देता है। मैं हर तरीके से क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, मुर्गी के अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली संतृप्त वसा है यानी सैचुरेटेड लिपिड। अब संतृप्त वसा पूछा है, एक तो सर्वाधिक मात्रा में होनी चाहिए और एक संतृप्त भी होनी चाहिए। असंतृप्त वसा का एग्जांपल नहीं देंगे अपन, केवल संतृप्त पूछा है तो केवल संतृप्त वसा का आंसर देंगे। अब संतृप्त वसा अपन ने कितनी लिखी थी पहले देख लेते हैं अपन। पॉल्मेटिक एसिड, स्टाइरिक एसिड, तीसरे नंबर पे अपन ने लिखी थी मिरिस्टिक एसिड, अब इन तीनों प्रकार की शर्कराओं को अपन ने संतृप्त वसा में लिखा था जो मुर्गी के अंडे में पाई जाती है। और खास बात क्या है कि ये किस भाग में पाई जाती है? जर्दी भाग में, योग भाग में, क्योंकि सफेदी वाला भाग सिर्फ किसका बना होता है? प्रोटीन का, और उस प्रोटीन का नाम क्या था? एल्ब्यूमिन। जर्दी वाले भाग में पाई जाने वाली जो वसा होती है, वसा केवल पीले भाग में पाई जाती है, और वो दो प्रकार की हमने लिखी थी, एक तो संतृप्त प्रकार की और एक असंतृप्त प्रकार की। तो जो संतृप्त प्रकार की वसा है उसे हमने 3 एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट किया था। अब इनका परसेंटेज अपन देख लेते हैं कि इन तीनों में से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी संतृप्त वसा प्रेजेंट है। तो ये 23%, टोटल जितनी भी वसा है उसका 23% होती है, ये लगभग 4% होती है और ये लगभग 1% होती है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा अपना? पॉल्मेटिक एसिड। इसको मैं ब्लू कलर से टिक कर देता हूं, ये अपना आंसर है यानी ए ऑप्शन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 लिख देता हूं मैं यहां पर, इसी क्वेश्चन को अगर वो इस तरह से पूछता है कि मुर्गी के अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली असंतृप्त वसा है, अनसैचुरेटेड लिपिड, तो उसका आंसर देंगे अपन। अब यहां पर अपन ने 4 प्रकार की अनसैचुरेटेड लिपिड्स लिखी थी, एक एक करके बता दूं मुझे। सबसे पहले अपन ने लिखी थी ओलिक एसिड, इसके बाद लिनोलिक एसिड, इसके बाद लिखी थी अपन ने पोल्मिटोलेइक एसिड, ये मैं घटते क्रम में लिख रहा हूं परसेंटेज के क्रम में, और लास्ट है लिनोलेनिक एसिड। अब हमें इनका परसेंटेज देखना है कि मुर्गी के अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, इस बार हमें आंसर देना है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली असंतृप्त वसा कौन है। तो असंतृप्त वसा के हमने 4 एग्जाम्पल लिखे थे। इसमें ओलिक एसिड अकेला कुल वसा का 47% होता है। लिनोलिक एसिड की बात करें तो ये कुल लिपिड की 16% होती है। पोल्मिटोलिक एसिड की बात करें तो ये कंप्लीट लिपिड की 5% होती है। और फाइनली लिनोलेनिक एसिड की बात करें तो ये कंप्लीट लिपिड की
ओनली 2% होती है। अब प्रश्न उसने पूछा है कि मुर्गी के अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली असंतृप्त वसा का नाम बताइए। अब ये 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों असंतृप्त वसा है, इनमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली असंतृप्त वसा का नाम बताइए। राइट आंसर ए यानी ओलिक एसिड। अगर वो ओलिक एसिड ऑप्शन में नहीं देता है, तीनों दे देता है, तब भी अपने को क्या टिक करना है, लिनोलिक। ऐसे ही यहां पर अगर पॉल्मेटिक नहीं देता है तो फिर क्या टिक करना है, स्टाइरिक। लेकिन वो कंफर्म है कि ये नाम जरूर देगा। सर्वाधिक मात्रा में संतृप्त पूछेगा तो पॉल्मेटिक, और अगर असंतृप्त सर्वाधिक वाली पूछेगा तो फिर ओलिक। लेकिन नया प्रश्न क्या निकल रहा है यहां पर कि अगर वो ये पूछ लेता है कि मुर्गी के अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली वसा है, इस बार उसने आंसर दिया ओनली वसा है। क्वेश्चन में इस बार ना तो संतृप्त दिया ना ही असंतृप्त दिया। मुर्गी के अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली वसा कौन है। अब ये 7 ऑप्शन है आपके पास, इसमें सारे शामिल हो जाएंगे। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली वसा, चाहे वो संतृप्त से उठाओ या असंतृप्त से, लेकिन सर्वाधिक होनी चाहिए। तो अब 7 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर क्या लिखें बता दीजिए। ये 23%, ये 4%, ये 1%, ये 47%, ये 16%, ये 5% और ये 2%। राइट आंसर कहां जा रहा है अपना, 47% की तरफ, यानी ओलिक एसिड। और इसके बाद अगर वो घटते हुए क्रम में 2 ऑप्शन दे देता है, ओलिक एसिड ग्रेटर देन पॉल्मेटिक एसिड, पॉल्मेटिक एसिड ग्रेटर देन ओलिक एसिड, ऐसे 2 ऑप्शन और दे देगा, तो फाइनल आंसर अपने को टिक करना है ओलिक एसिड ग्रेटर देन पॉल्मेटिक एसिड। इसको मैं लिख देता हूं। इन 2 क्वेश्चंस के बाद दोनों क्वेश्चंस को अपन ने ऐड कर दिया। मुर्गी के अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली संतृप्त वसा, मुर्गी के अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली असंतृप्त वसा। लेकिन इस बार संतृप्त असंतृप्त को हटाकर अपन लिख रहे हैं मुर्गी के अंडे में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली वसा कौन है। तो राइट आंसर यहां पर क्या जाएगा, ओलिक एसिड। कितनी लिखी थी अपन ने, 47%। सेकंड नंबर पे भी लिख देते हैं अगर पूछ ले तो, पॉल्मेटिक एसिड, ये कितनी थी, 23%। और ये भी ध्यान रखना कि ये असंतृप्त का उदाहरण है और ये संतृप्त का उदाहरण है, इसको नोट कीजिए आप। इसके बाद पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमने कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन लिखे हैं, हमने वसा से रिलेटेड क्वेश्चन लिखे हैं, हमने प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन लिखे हैं। अब अपन चलते हैं विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8। किस विटामिन को विटामिन एच कहा जाता है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9। किस विटामिन को विटामिन एम कहा जाता है। अब देखो, 2 अलग अलग प्रश्न है अपने पास। विटामिन एच किसे कहते हैं, विटामिन एम किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था कि वर्तमान तक लगभग 17 विटामिन की खोज की जा चुकी है, लेकिन मुख्य रूप से आज भी विटामिन की संख्या कितनी है, 6। और जो 6 विटामिन अपन ने पढ़े हैं, उन्हीं में से किन्हीं किन्हीं के अन्य नाम हैं। जैसे यहां अपन आंसर देखते हैं कि विटामिन एच किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है विटामिन B7, जिसे अपन ने बायोटिन कहा था, जिसकी कमी से बालों का झड़ना वर्तमान की जो सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है। और विटामिन एम का आंसर अगर पूछे कि विटामिन एम किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है विटामिन B9, जिसे अपन ने फोलिक एसिड नाम दिया था अथवा फोलेट।
ये विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट अपन चलते हैं विटामिन के बाद खनिज लवणों की तरफ। तो एक अच्छा प्रश्न यह है कि मानव शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन क्रिया के लिए, एक प्रकार की उपापचय क्रिया है, मानव शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन क्रिया के लिए उत्तरदायी तत्व के नाम लिखिए। यहां पर आंसर जाएगा Na व K, यानी सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लिखते हैं, शराब के लिए क्वेश्चन लिखेंगे, सभी प्रकार, चलो एलिमेंट से रिलेटेड एक और प्रश्न लिखा देता हूं पहले मैं, फिर अपन कंपाउंड्स तक पहुंचेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले उस तत्व का नाम लिखिए जिसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता पाई जाती है। इसका आंसर लिखिए आप। एक ऐसा एलिमेंट जो हमारे शरीर में हड्डियों को कमजोर और दांतों को पीला बनाए रखने का कार्य कर रहा है, क्योंकि वर्तमान में पानी में फ्लोराइड की समस्या पाई जा रही है। तो राइट आंसर यहीं से निकलेगा कि उस फ्लोराइड यानी फास्फोरस में हड्डियों को ही नहीं लोहे तक को गलाने की क्षमता पाई जाती है। और वर्तमान में कई स्टूडेंट्स, कई व्यक्ति इसका उपयोग अधिकाधिक रूप से कर रहे हैं। तो राइट आंसर है फास्फोरस। कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करना आज ही छोड़ दीजिए, मानव शरीर के लिए या आपकी सेहत के लिए काफी लाभकारी रहेगा। इसके बाद हम केवल एक क्वेश्चन और लिखेंगे जो एलिमेंट या कंपाउंड से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 12। सभी प्रकार की शराब में, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, सभी प्रकार की शराब में सामान्य रूप से यानी कॉमन, सामान्य रूप से पाया जाने वाला रसायन का नाम लिखिए। यहां पे राइट आंसर जाता है एथिल एल्कोहल। C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 11 तक नोट कीजिए, सॉरी 12 तक नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर लिखेंगे अपन, शायद क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है, 13 जो भी चल रहा है आप देख लेना। नेक्स्ट नंबर लिखिए, आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा
किसमें पाई जाती है? आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो राइट आंसर जाएगा यहां पर समुद्री शैवाल, मरीन एल्गी, जो समुद्रों में पाई जाती है। सार्गेसम काफी फेमस है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। एक पौधा है अफीम। अफीम का वानस्पतिक नाम लिखिए। वानस्पतिक नाम मीन्स बॉटनिकल नेम ऑफ पॉपी। आंसर है यहां पर, अगर पॉपी भी लिखा हुआ आता है तब भी अपने को अफीम समझ के ही इसका नाम लिखना है। तो इसका राइट आंसर है पेपेवर सोमिनी या सोमनी फेरिन। अब एक प्रश्न पूछा जाता है यहां पर कि अफीम में पाए जाने वाले एल्केलॉइड्स क्या क्या हैं? अफीम में पाए जाने वाले एल्केलॉइड के नाम लिखिए। आंसर मॉर्फिन, कोडिन, निकोटिन। निकोटिन जो तंबाकू में भी पाया जाता है। मॉर्फिन, कोडिन, निकोटिन। और दो एल्केलॉइड्स के नाम इसके बॉटनिकल नेम के आधार पर ही लिखेंगे, पेपेवरिन और सोमनीफेरिन। पेपेवरिन व सोमनीफेरिन। एक और प्रश्न जो आपने काफी बार सुना होगा, हेरोइन। ये कई बार आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। हेरोइन के बारे में पूछा जाता है कि इसी को हम एक और नाम दे रहे हैं स्मैक। हेरोइन या स्मैक का निर्माण किस पादप से किया जाता है? ये आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 7 दिसंबर 2012 को कुछ पूछा हुआ प्रश्न है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड साइंस में हेरोइन या स्मैक का निर्माण किस पादप से किया जाता है? ये मैंने लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि इसका आंसर अफीम ही है, जो अपन ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। तो राइट आंसर अफीम मीन्स पेपेवर सोमनीफेरिन। अफीम के द्वारा ही हेरोइन या स्मैक का निर्माण किया जाता है। इसके बाद अपन चलते हैं अब तंबाकू प्लांट की तरफ। यहीं पे लिख देता हूं मैं, सेम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 17 जो भी चल रहा है आप देख लेना। तंबाकू पादप का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो तंबाकू पादप का वानस्पतिक नाम है निकोटियाना।
टोबेकम। और इसके बाद इससे रिलेटेड एक और प्रश्न, यहां पे केवल मैं अफीम की जगह तंबाकू लिख देता हूं। तंबाकू में पाए जाने वाले एल्कलॉइड्स का नाम लिखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निकोटिन एक ऐसा एल्कलॉइड है जो तंबाकू में तो पाया जाता है इसे, लेकिन साथ में किस में भी देखा जाता है, ये अफीम में। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, निकोटिन नामक एल्कलॉइड्स किस में पाया जाता है, तो अपने को आंसर दोनों देना है, तंबाकू में भी और अफीम में भी। लेकिन अगर मुख्य रूप से किस में पाया जाता है तो फाइनली अपने को तंबाकू टिक करना है। यहां पर आंसर देख लो, तंबाकू में पाए जाने वाले एल्कलॉइड्स का नाम केवल एक छोड़ देते हैं अपन, निकोटिन, एक और प्रश्न देखिए जो मादक पदार्थ, नशा करने वाले पदार्थ के रूप में काफी यूज में लिया जाता है, LSD का पूरा नाम लिखिए। आंसर लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। नोट कीजिए यहां तक। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 17-18 जो भी चल रहा है आप देख लेना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं 18 लिख देता हूं अभी। हम तंबाकू पढ़ रहे हैं तो तंबाकू से रिलेटेड एक और प्रश्न देख लेते हैं अपन कि तंबाकू या गुटखा, वर्तमान में कई व्यक्ति इसका सेवन करते हैं, तंबाकू या गुटखा के सेवन से जबड़े की मांसपेशियों का कठोर हो जाना, और ये इतनी कठोर हो जाती है मांसपेशियां, जबड़े की मांसपेशियों का कठोर हो जाना तथा जबड़े का ठीक से न खुल पाना। प्रश्न एक बार फिर रीड करते हैं अपन। तंबाकू अथवा गुटखे के सेवन से जबड़े की मांसपेशियों का कठोर हो जाना तथा जबड़े का ठीक से न खुल पाना, यह रोग क्या कहलाता है, यानी इस रोग को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है। अब देखो यहां पर सोचने वाली बात क्या है कि जबड़े का लॉक हो जाना टिटनस रोग की भी निशानी है, लेकिन अपन यहां पर टिटनस रोग नहीं लिखेंगे। ये टिटेनी रोग की भी निशानी है, लेकिन टिटेनी भी नहीं लिखेंगे। पर्टिकुलर उसने एक शब्द दिया है गुटखा या तंबाकू के सेवन से। इसके बाद सेकंड स्टेप पे जबड़े की मांसपेशियों का कठोर हो जाना, और इतनी कठोर हो जाती है कि जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता। तो रीजन देखना है अपने को कि रीजन तंबाकू होना चाहिए इस कैरेक्टर के लिए। तो न तो टिटनस आंसर देंगे ना ही टिटेनी आंसर देंगे, यहां पर आंसर क्या देंगे अपन, सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग। सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग। इसके बाद एक और प्रश्न देख लो, शरीर भार सूचकांक, यानी बॉडी मास इंडेक्स, BMI क्या है। अगर फॉर्मूला पूछ लेता है तो गलत नहीं होना चाहिए अपना। शरीर भार सूचकांक
मीन्स बॉडी मास इंडेक्स इक्वल टू शरीर का भार बटे शरीर की लंबाई। यहां तक नोट करो। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, वर्तमान में दवाओं का उपयोग या दुरुपयोग नशीले पदार्थ के रूप में किया जा रहा है, इस बात को अपने को समझाना है। हो सकता है आपको कोई प्रश्न दे दिया जाए, प्रश्न यह हो कि वर्तमान में कई स्टूडेंट्स या व्यक्ति डॉक्टर द्वारा लिखने वाली कई दवाओं या निम्न में से किस दवा का उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में कर रहे हैं। तो अपने को 4-5 पॉइंट याद करना है। सबसे पहला पॉइंट देखो, वर्तमान में डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली कई दवाओं जैसे मॉर्फिन ठीक अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था, अफीम में पाए जाने वाला एल्कलॉइड्स है। कोडिन भी अफीम में पाए जाने वाला एल्कलॉइड्स है। तो मॉर्फिन, कोडिन, पैथेडिन, प्यूप्रीनोर्फिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्राजिपाम व डाइजिपाम, ये ऐसी दवाएं हैं जिनका दुरुपयोग वर्तमान में नशे के लिए काफी बढ़ता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं। वर्तमान में कई बच्चे जो स्टडी करते हैं, दिन रात ज्यादा मेहनत करते हैं, वो एक गलत आदत का शिकार होते जा रहे हैं कि बच्चे नशे करने के लिए खांसी मिटाने की सिरप जो आती है, जैसे इस नाम से आया करती थी कोरेक्स, जो बैन भी हो गई थी बीच में। इसके अलावा जितनी भी सिरप्स आती है, आदि का अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं। तो खांसी मिटाने वाली जो सिरप आती थी उसमें पहले अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा दिया करते थे, इसी वजह से बच्चे उसको किस रूप में प्रयोग करते थे, नशा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, बच्चे नशा करने के लिए थिनर, ये ऐसे केमिकल हैं जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। थिनर यानी एसीटोन, पेट्रोल, डीजल, ऑयल और कई इस प्रकार के सॉल्वेंट जो गैर परंपरागत हैं हमारे शरीर के लिए, इन पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। यहां तक कि एक पॉइंट और लिखा देता हूं मैं, कई व्यक्ति नशा करने के लिए बूट पॉलिश का उपयोग भी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को नोट करो। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन और लिखाता हूं। इसके बाद हम एक प्रश्न देखते हैं। मैं केवल क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर आप लिख लेना। वर्तमान में एक समस्या चल रही है पथरी की। पथरी की समस्या से बचने के लिए किस भोज्य पदार्थ का उपयोग आवश्यक मात्रा के रूप में अथवा भरपूर मात्रा के रूप में, इसको यहीं से उब्लिक कर देते हैं अपन, आवश्यक अथवा भरपूर मात्रा के रूप में करना चाहिए। एक बार फिर प्रश्न पढ़ देता हूं मैं। पथरी की समस्या से बचने के लिए किस भोज्य पदार्थ का उपयोग
आवश्यक अथवा भरपूर मात्रा के रूप में करना चाहिए। ये एक ऐसी बीमारी है जो वर्तमान में छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध व्यक्तियों तक में भी पाई जा रही है, और इस बीमारी से बचने के लिए जो सबसे अच्छा इलाज है वो ये है पानी, वाटर। प्रतिदिन हमें 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए एक एडल्ट पर्सन को, और ये कन्फर्म है कि इतना पानी कोई नहीं पीता, लेकिन फिर भी हमें पीना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन 4 से 5 लीटर पानी पिएंगे तो ये हमारी शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को सही तरीके से संपन्न करेगा, अच्छे से संपन्न करेगा, और किसी भी प्रकार की पथरी, जो कैल्शियम ऑक्सलेट का उदाहरण होता है, नहीं जमने देगा। इसके बाद एक प्रश्न है हमारे पास कि शराब अर्थात एथिल एल्कोहल को मानव शरीर में यकृत द्वारा, यकृत यानी लीवर, किस रसायन में या किस जहरीले प्रकृति युक्त रसायन में बदल दिया जाता है। अब जहरीला पदार्थ बनेगा तो यह कंफर्म है कि मानव शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसी की वजह से कई बार शराब पीने के बाद व्यक्तियों की डेथ भी हो जाती है, और उस जहरीले पदार्थ का नाम है एसिटाल्डिहाइड। इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद हम इस चैप्टर का या इस महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न लिखेंगे। इसके बाद अपन एक और प्रश्न देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न है अपने इस कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में। कोल्ड ड्रिंक्स का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, कोल्ड ड्रिंक्स का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में लिखिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन के आ सकते हैं, मैं थ्योरेटिकल रूप में लिखा रहा हूं यहां पर। कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लिंडेन, ये केमिकल होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। लिंडेन, डीडीटी, मलेथियन व क्लोरपाइरिफॉस, ये सब हानिकारक रसायन है मानव शरीर के लिए। नामक रसायन कई बीमारियां जैसे कैंसर, स्नायु अथवा तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम में खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। और ये सारे रसायन कौन कौन से? एक तो लिंडेन, एक डीडीटी, एक मलेथियन और एक क्लोरपाइरिफॉस। ये सारे के सारे रसायन किस में मिले होते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स में, जो नर्वस सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद अपन एक और टॉपिक देख लेते हैं जो शायद अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, शायद क्या कंफर्म पढ़ चुके हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इसमें फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 मिलाया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड जो दांतों व हड्डियों पर सीधा प्रभाव डालता है, जिसे अपन फ्लोरोसिस डिजीज भी कहते हैं। और इस केमिकल में यानी फॉस्फोरिक एसिड में लोहे तक को गलाने की क्षमता पाई जाती है। अब जिसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता पाई जाती है वो अपन कोल्ड ड्रिंक्स में के माध्यम से पी रहे हैं, तो सोच लो कि अपनी हड्डियों का क्या हाल होना है अगर अपन कंटिन्यू इसे पीते रहे तो। कोल्ड ड्रिंक्स में एथिलीन ग्लाइकोल, एक और रसायन आ रहा है अपने पास कोल्ड ड्रिंक्स के भीतर। कोल्ड ड्रिंक्स में एथिलीन ग्लाइकोल नामक रसायन भी मिलाया जाता है जो पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता। यही कारण है कि सर्दी के दिनों में 0 डिग्री हो जाने के बाद भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं जमती है, क्योंकि उसमें एथिलीन ग्लाइकोल नामक रसायन मिलाया जाता है। इस रसायन को आम भाषा में मीठा जहर कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कोल्ड ड्रिंक्स में मिले हुए किस रसायन को आम भाषा में मीठा जहर कहते हैं, तो अपने को फाइनल टिक करना है एथिलीन ग्लाइकोल। इसे नोट करो। इसी क्वेश्चन में अपन नेक्स्ट पॉइंट और लिख लेते हैं, जैसे कि अगला पॉइंट है अपने पास, कोल्ड ड्रिंक्स में अति अम्लता यानी हाई एसिडिटी उत्पन्न करने के लिए बोरिक एसिड एसिडिटी उत्पन्न करेगा, लेकिन हाई एसिडिटी उत्पन्न करने के लिए बोरिक एसिड, एरिथोर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड
आदि को मिलाया जाता है। अब क्या होता है, इतने एसिड्स के कारण हाई एसिडिटी उत्पन्न होगी। अब एसिडिटी उत्पन्न होगी तो कंफर्म है कि पेट में क्या उत्पन्न होगी, जलन, खट्टी डकारें आएंगी और पेट में सनसनी यानी थोड़ी गड़बड़ सी महसूस होने लगेगी। इसी के साथ साथ चिड़चिड़ापन होगा, एसिडिटी ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन, पेट में जलन, हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। एसिड क्या करेंगे, हमारे शरीर में उपस्थित हड्डियों को कमजोर करने लग जाएंगे, नष्ट करने लग जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppS, ये एक मापन इकाई है, 0.4 ppS शीशा मिलाया जाता है। शीशा का मतलब लेड। यह आपने कई बार पेट्रोल पंप पे भी देखा होगा, लिखा हुआ रहता है सीसा रहित तेल, क्योंकि अगर पेट्रोल या डीजल में सीसा प्रेजेंट होगा तो धुएं के साथ बाहर निकलेगा और श्वसन क्रिया द्वारा मानव शरीर में प्रवेश करेगा और ये क्या कार्य करता है, एक डिजीज कोज करेगा, कैंसर। अब सीसा अगर कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद है तो ये अपने को समझना चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक्स अपने को पीनी है या नहीं पीनी है। सीसे के अलावा कई केमिकल्स अपन ने पढ़े हैं जो मानव शरीर के लिए काफी हानिकारक होते हैं। एक तो वो फॉस्फोरिक एसिड जो लोहे तक को गलाने की क्षमता रखता है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppS सीसा मिलाया जाता है यानी लेड मिलाया जाता है, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, गुर्दा का मतलब यहाँ पर किडनी, वृक्क, लीवर यानी यकृत व मांसपेशियों यानी मसल्स के लिए घातक तथा कैंसर उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। लास्ट पॉइंट है अपने पास कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर, कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन नामक रसायन, कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन नामक रसायन मिलाया जाता है जो अनिद्रा और सिरदर्द की समस्या उत्पन्न करता है। इसी के साथ हमारा ये भोजन और पोषण नाम का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ।